सो हाय एवरीवन, आज हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है। इट रेफर्स टू स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन बीइंग विच कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन इकोनॉमी। मतलब एक इंसान की जितनी भी स्किल्स और एक्सपर्टाइज वो क्या कर रही हैं, कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रही हैं इकोनॉमी में। मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं इकोनॉमी में, जिससे हमारी नेशनल इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद ये देखते हैं ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। कहता है भाई ये स्टॉक कंसेप्ट है। देखो स्टॉक कंसेप्ट का क्या मतलब होता है, जब आप किसी चीज़ को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपका स्टॉक कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इस ग्लास में कितना पानी है, तो वो हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर ऐसे ही मतलब स्किल एंड एक्सपर्टाइज कितनी है, किसमें, डॉक्टर्स वगैरह में या इंजीनियर में या टीचर्स में, तो वो क्या हो गया आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका अगर मेज़र कर सकते हैं तो वो स्टॉक कंसेप्ट है। उसके बाद कहता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक फ्लो कंसेप्ट है, मैं समझाती हूँ कैसे। कि स्किल्ड वर्कर कितने बढ़ गए हमारे साल की शुरुआत में, सपोज कीजिएगा स्किल्ड वर्कर हमारे पास 10,000 थे और साल के लास्ट में 12,000 स्किल्ड वर्कर हो गए। तो हमारी इस साल कितनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हुई है, 2,000 ह्यूमन कैपिटल हमारी क्या हो गई है, फॉर्म हो गई है। ठीक है, मतलब हमने इस साल कुछ लोगों को ट्रेन किया, उनको स्किलफुल बनाया, तो हमारी क्या हो गई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो गई। उसके बाद कहता है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस शायद आपकी बुक में भी नहीं दे रखा होगा, देखिएगा। कहता है एक पर्सन की हेल्थ एजुकेशन पर खर्चा करना, उससे हम प्रोडक्शन बढ़वा सके। एक इंसान को अगर मैं हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा कर रही हूँ उसकी, तो मेरा मोटिव यही है कि भाई मैं प्रोडक्शन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दूँ अब। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, एक पर्सन की हेल्थ और एजुकेशन पर खर्चा करना, बस वो खुश ज़िंदगी जी सके। मतलब प्रोडक्शन बढ़े चाहे ना बढ़े, कोई फ़ायदा मतलब कोई मतलब नहीं है। समझ आ गया? ठीक है, इसका मतलब सीधा प्रोडक्शन से है, प्रोडक्शन बढ़वाना है, इसका प्रोडक्शन से मतलब नहीं है। ठीक है, ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है। मतलब इसका अगर ये खर्चा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बदले में मुझे भी फ़ायदा दे। और ये क्या है, सोशल कंसेप्ट है, मतलब समाज में लोग खुश रहें। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही वाइड कंसेप्ट है और ह्यूमन कैपिटल क्या है आपका, नैरो कंसेप्ट है। अब आता है आपका फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखिएगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है भाई जिन चीज़ों से हम प्रोडक्शन करते हैं वो क्या है, रॉ मटेरियल है, मशीन है। समझ आ गया? उसके बाद कहता है ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं, कि जितनी भी एक पर्सन जो है वो स्किल और एक्सपर्टाइज एक्वायर करता है, ठीक है, और जिसको हम मेज़र कर सकते हैं किस पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी बताया था ना मैंने। और ये क्या होता है भाई, रॉ मटेरियल को और मशीन को तो आप देख सकते हो, ये क्या है, टेंजिबल है। क्या आप किसी के स्किल एंड एक्सपर्टाइज को देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है आपका, इनटेंजिबल है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, ये सेपरेबल फ्रॉम द ऑनर। मतलब आपका ये ऑनर से अलग है, रॉ मटेरियल और मशीन। और स्किल और एक्सपर्टाइज क्या होती है, किसी इंसान के अंदर ही तो होती है, तो कहते हैं नॉट सेपरेट फ्रॉम द ऑनर। उसके बाद क्या कह रखा है, रॉ मटेरियल एंड मशीन को मूव करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल को हम मूव नहीं करा सकते। मतलब स्किल और एक्सपर्टाइज को अब ऐसा थोड़ी है मेरी स्किल और एक्सपर्टाइज हम दूसरे देश में भेज दें किसी के पास, नहीं हो सकता भाई ऐसा। उसके बाद फिजिकल कैपिटल पे हमेशा डेप्रीशिएशन लगता है, ह्यूमन कैपिटल पर कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगता। अगर आप ज़्यादा सीखते रहोगे तो इवन आपकी स्किल्स बढ़ती रहेंगी कम होने के बजाय, और मशीन तो ज़्यादा चलेगी तो डेप्रीशिएशन लगेगी। उसके बाद कहता है फिजिकल कैपिटल से हमेशा प्राइवेट बेनिफिट मिलता है और ह्यूमन कैपिटल से प्राइवेट और सोशल बेनिफिट मिलता है। मतलब अपना खुद का तो फ़ायदा होता ही होता है, उसके बाद समाज को भी फ़ायदा होता है कि भाई आपका आपका एजुकेशन जो है, एजुकेटेड या फिर हेल्थ जो है वो मतलब पे खर्चा कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ हो रही है, समाज में सब हेल्दी लोग हैं, ठीक है, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद कहता है सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। कहता है एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन। अगर आपको ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना है, स्किल और एक्सपर्टाइज को, सो आप एजुकेशन पर खर्चा कीजिएगा। उसके बाद कहता है एक्सपेंडिचर ऑन ए हेल्थ, कि अगर आपको ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना है तो आप मतलब हेल्थ पे खर्चा कीजिएगा। जितनी ज़्यादा गुड हेल्थ होगी, वर्कर्स जो हैं वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट होंगे और ज़्यादा क्या करेंगे, आपका प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद कहता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या मतलब होता है कि जब हम
सीख मतलब काम करते करते सीखना, जैसे काम करते करते सीखना, किसी सुपरविज़न के नीचे काम करना, मतलब किसी एक्सपर्ट के नीचे काम करना, और वो एक्सपर्ट आपको ये बताएगा कि हाँ भाई तुम यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ तुम्हें सुधार करने की ज़रूरत है। समझ आ गया? तो ऐसे क्या होता है, आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, आप एक्सपर्ट होते चले जाते हो। उसके बाद कहता है स्टडी प्रोग्राम फॉर द अडल्ट। कहता है ह्यूमन कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो क्या होता है कि आप अडल्ट्स के लिए प्रोग्राम कंडक्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर स्कूल्स लेवल है, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल है, जो आपको क्या करती हैं स्किल्स में और इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट, और आपको एक्सपर्ट बनाती हैं, परफेक्ट बनाती हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हो, तो माइग्रेशन से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है, न्यू स्किल्स सीखते हैं अर्बन एरिया में जाके। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप रूरल एरिया में हो तो लोग कहते हैं ना भाई यहीं घूम रहा है, जाना कुछ बाहर जा काम सीखेगा तू। ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं सारे अर्बन एरिया में जाते हैं, शहरों में जाते हैं। वहाँ क्या होती है, आपको नई नई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है। आप अपनी स्किल्स का यूज़ करते हो, कुछ और भी सीखते हो, फुल्लर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का भी। ठीक है। और पर एक कहता है एक काम होता है कि अगर आप दूसरे शहरों में जाते हो ना तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आती है आपको, क्योंकि आप एक जगह से दूसरे प्लेस पर जा रहे हो ना। उसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब गांव में तो आपका घर है, शहर में तो आपका घर है नहीं, तो क्या होगा आपको रेंट पे घर लेना पड़ेगा, या कॉस्ट ऑफ लिविंग खाने पीने का खर्चा बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद कहता है एक्सपेंडिचर ऑन द इंफॉर्मेशन। कहता है इंफॉर्मेशन से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है। इंफॉर्मेशन से लोगों को जॉब मार्केट, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हेल्थ इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगता है, स्किल्स बढ़ती है। मतलब ट्वेल्थ के बाद जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना ये काउंसलिंग लेते हैं कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, ये वो। तो मतलब आपको और मुझे कहाँ जॉब करनी चाहिए, तो क्या होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप कहीं अच्छी जगह जाओगे, तभी तो स्किल्स बढ़ेंगी, एक्सपर्टाइज बढ़ेगी। उसके बाद कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बेटा सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ठीक है। कहता क्या क्या इंपॉर्टेंस आप ये कह रहे हो स्किल एक्सपर्टाइज बढ़ने से, तो भाई आपका बहुत फ़ायदा है। पहला है चेंज इन इमोशनल एंड मटीरियल इन्वायरमेंट ऑफ द ग्रोथ, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होने से लोग इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। कहते हैं ना भाई रिलेशनशिप में हो तो मतलब ऐसा रिलेशन नहीं बनाना कि जैसे कल को आप कोई नुकसान हो, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते भाई, सोच के देखो कि हाँ इसके साथ तेरी बन पाएगी या नहीं। तो उसी तरीके से कहता है इमोशनल होकर हम डिसीजन नहीं लेते, सोच समझ कर लेते हैं बढ़िया डिसीजन। उसके बाद कहता है हमारा बढ़िया एटीट्यूड हो जाता है, मतलब काम करने की हमारी लगन बढ़ जाती है, हम मशीन चलाना सीख जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक खेत है तो हम इससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब जो होता है ना, ये फ़ायदा होता है स्किल एंड एक्सपर्टाइज का। उसके बाद कहता है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। देखो जो जितना ज़्यादा स्किलफुल और एक्सपर्टाइज इंसान होगा वो उसी तरीके से फिजिकल कैपिटल का अच्छे से यूज़ करेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होने से फिजिकल रिसोर्सेज मतलब रॉ मटेरियल मशीन का यूज़ अच्छे से करेंगे। इंजीनियर बढ़िया है तो वो मशीन इसीलिए अच्छे से यूज़ कर पाते हैं बिकॉज उनके पास क्या है, स्किल्स हैं बेटा। ठीक है। और क्या होता है इनोवेशन और नए नए रिसोर्सेज मतलब रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है। मतलब बढ़िया मेथड, भाई इससे भी बढ़िया मेथड मैं क्या लेके आऊँ काम करने का। ठीक है। तो ये कब कर रहे हो आप, जब आपके पास स्किल्स और एक्सपर्टाइज है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हायर रेट ऑफ द पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। देखो पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होने से। पार्टिसिपेशन रेट क्या मतलब, पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये नहीं कि डांस में पार्टिसिपेट है, मतलब आपको भी कंपनी में काम मिलेगा, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जिससे क्या हो जाएगी आपकी समाज में समानता आ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि आपको काम क्यों मिला, क्योंकि आपके पास स्किल्स है, एक्सपर्टाइज है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि मतलब हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं फॉर्म हो पाती भाई, स्किलफुल और लोग एक्सपर्ट क्यों नहीं हो पाते हैं। तो कहते हैं एक तो भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही, राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ने से सबको एजुकेशन, हॉस्पिटल एक्सेट्रा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, दैट्स वाई स्किल्स नहीं बढ़ रही। अब एजुकेशन नहीं मिलेगी तो क्या स्किलफुल हो सकते हो क्या, नहीं ना। उसके बाद कहता है ब्रेन ड्रेन, एजुकेटेड और ट्रेंड लोग फ़ौरन चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी समस्या है कि जो भी स्किल भाई थोड़ा बहुत सीखते हैं इंडिया से और कहाँ चले गए, दूसरे देशों में चले गए। ठीक है। तो कहता है हमें तो उसका फ़ायदा मिल ही नहीं पाता है। उसके बाद कहता है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, मतलब मैन पावर प्लानिंग की कमी है, इसीलिए ग्रेजुएट भी अनएम्प्लॉयड है इंडिया में। मतलब मैन पावर प्लानिंग का क्या मतलब होता है, मतलब सही इंसान को
ठीक है, एजुकेटेड पर्सन को सही राइट टाइम पर और सही प्लेस पर क्या करना, शिफ्ट करना। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब आपको देखा होगा पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी और 5वीं तक की क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, तो क्या वो सही इंसान क्या सही प्लेस पे है, नहीं है ना। तो कहता है इन चीज़ों की हमारे यहाँ कमी है, इसीलिए ग्रेजुएट भी अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद कहता है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, मतलब काम करते करते सिखाना सीखना। तो कहता सबसे ज़्यादा कमी तो है ना किस में है, प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को प्रोफेशनल स्किल्स नहीं मिल पाती, मतलब और बेहतर तरीके क्या आ सकते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे न्यू सीड्स, भाई अच्छी क्वालिटी के सीड्स क्या होंगे, ये सब बताया ही नहीं जाता। उसके बाद कहता है लो अकेडमिक स्टैंडर्ड, हमारे यहाँ एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेने से रिलेटेड है, स्किल्स की कमी है। मतलब हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी कम है, मतलब क्वालिटेटिव एजुकेशन बहुत कम दी जाती है, इसीलिए बच्चों में स्किल्स की कमी है। उसके बाद कहता है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई का फ़ायदा क्या है, रिस्पॉन्सिबल आप सिटीजन बनते हो, अच्छे नागरिक बनते हो, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लोगों की सोच बदलती है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है और इक्वलिटी आती है, मतलब बढ़ती है, समाज में समानता आती है, रिच और पुअर के बीच में गैप कम हो जाता है। उसके बाद आता है नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन, मतलब गवर्नमेंट को एजुकेशन में आपका मतलब इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है भाई। कहता है ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है इस सेक्टर में, तो आपका प्राइवेट पर्सन के पास तो इतने करोड़ों पैसे होते नहीं, तो सरकार को तो आना पड़ेगा। पुअर कंट्रीज़ में पीपल महंगी पढ़ाई नहीं कर सकते भाई, अगर मतलब मान लीजिएगा प्राइवेट सेक्टर अगर पैसा लगाएगा तो वो उतनी ज़्यादा फीस रखेगा, तो हमारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना उसको। उसके बाद कहता है प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं गरीब लोगों को, जिनको मतलब किसी चीज़ का पता नहीं होता, तो प्राइवेट सेक्टर मतलब ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट का आना बीच में बहुत ज़रूरी है। फिर कहता है एजुकेशन का राइट सबको, सो गवर्नमेंट ही दे सकती है बैकवर्ड क्लास लोगों को, मतलब एजुकेशन का राइट सबको है, मतलब 6 से 14 साल तक बिल्कुल ही आपका कंपलसरी कर रखा है, 14 साल से नीचे के बच्चे तो आपके काम भी नहीं कर सकते। तो वो सब आपका आपका कौन करवा सकता है, गवर्नमेंट ही करवा सकती है कि भाई इन लोगों को, गरीब लोगों को एजुकेशन देना, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट ही सोच सकती है। उसके बाद कहता है एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, मतलब एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमी है, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, हमारे यहाँ अनपढ़ बहुत ज़्यादा है, इन एडुकेट वोकेशनलाइजेशन, इन एडुकेट वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है, स्किल ओरिएंटेड नहीं है, स्किल्स नहीं सिखाई जाती, पैसे में डिग्रियां बिकती हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है जेंडर ब्यास, मतलब ब्यास का मतलब होता है पक्षपात, मेल और फीमेल में काफ़ी फ़र्क है, फीमेल्स को कम पढ़ाया जाता है और मतलब एडमिशन करा दिया तो बीच में ही छुड़वा दिया जाता है, उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है, कि जा अपने अगले घर पढ़ना। उसके बाद कहता है लो रूरल एक्सेस लेवल, मतलब रूरल एरिया तक कम एजुकेशन पहुंच पाती है आज भी, मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह आपको गांव के साइड नहीं मिलेंगे। उसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन, कि बहुत महंगी एजुकेशन है प्राइवेट सेक्टर में, तो पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मतलब सरकार जो है वो कम खर्चा कर रही है, फॉरेन कंट्रीज़ में देखिएगा सरकार कितना कितना खर्चा कर रही है, ठीक है, तो ये सब कमी है। उसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लीजिएगा, ये देखिएगा कि एनसीईआरटी कब आया था आपका 1961 में, और इसका क्या काम है, टेक्स्ट जितनी भी आपका बुक का सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी ने डिसाइड कर रखा है। यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब है आपका 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था, जितनी भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड मतलब नेट का एग्ज़ाम कब होगा ये सब यूजीसी ही देखता है। उसके बाद आता है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह ये सब यही देखता है। ये कब वो एस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, तो ये 1911 में, कोरोना के टाइम पे इस बॉडी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड है ना। उसके बाद कहता है तपस मजमूदर कमेटी 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी, 10 साल के लिए की गई थी कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को इसमें कवर करेंगे और GDP का 6% हम एजुकेशन पे लगाएंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका क्या है 2009 है, मैंने गलत लिख रखा, 2009 है। उसके बाद कहता है ह्यूमन कैपिटल पर ध्यान दिया गया, और कब दिया गया, कौन से 5 ईयर प्लान में, 7th 5 ईयर प्लान में। थैंक यू सो मच। इसके बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।